हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का स्टडी विद पवन में। मैं हूं आपका दोस्त पवन। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में जब से 3 फार्म बिल 2020 पास हुए हैं तब से पूरी कंट्री में फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि असल में फार्म बिल 2020 में है क्या क्या तीनों कानून किसान विरोधी हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम इन फार्म बिल की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एपीएमसी है क्या। एपीएमसी एक एक्ट के जरिए बनी थी जो था एक्ट एपीएमसी एक्ट 1963, जो कि कमेटी लेके आई थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसके बाद ये लॉ बना था कि फार्मर्स अपनी फसल को डायरेक्ट किसी ट्रेडर को या प्राइवेट प्लेयर को नहीं बेच सकता। उसको अपनी फसल सिर्फ इस एपीएमसी मंडीज में ही बेचनी पड़ेगी। यहाँ से आपको अच्छे से पता चलेगा फार्मर्स अपनी फसल को लेके जाता है इन एपीएमसी मंडीज में जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है। वहाँ पे बैठे होती हैं ये कमीशन एजेंट जिनको गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस मिलता है, दुकानें मिलती हैं और स्टोरेज मिलती हैं। और ये कमीशन एजेंट फार्मर से फसल खरीदने के बाद इन ट्रेडर्स को बेचता है। फार्मर्स इस कमीशन एजेंट को फसल खरीदने के लिए भी कमीशन देता है और जब ये कमीशन एजेंट ट्रेडर को बेचता है फसल तब भी उसको कमीशन बनता है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एपीएमसी एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली मंडीज होती हैं। अब बात करेंगे एमएसपी। अगर किसी भी रीज़न की वजह से कोई फार्मर्स है अपनी फसल एपीएमसी मंडीज में नहीं पहुंचा सका तो उसको अपनी फसल इन एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट तय करती है, जो कि CACP कमीशन है, एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में वर्क करती है। यही रिकमेंड करती है कि कितनी फसलों पे एमएसपी दिया जाएगा और कितना मिलेगा। इसने रिकमेंड किया हुआ है कि 23 क्रॉप्स पे एमएसपी मिलेगा, बट असल में मिलता है 2 से 3 क्रॉप्स पे ही। अब आपको दोनों टर्म समझ में आ गई, एपीएमसी क्या है, एमएसपी क्या है। तो अब आपको आगे आने वाले बिल्स अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट बिल की, जो कि अब एक्ट का रूप ले चुका है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसमें यह बताया गया है कि फार्मर्स को एपीएमसी मंडीज में जाने की ज़रूरत नहीं है और अब वो अपनी फसल को प्राइवेट मंडी में बेच सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एपीएमसी मंडी में उसको टैक्स देना पड़ता था। और दूसरा है कि बॉर्डर फ्री ट्रेड, कि वो अपनी फसल को इंडिया की किसी भी स्टेट में और किसी भी यूटीज में बेच सकता है। थर्ड है उसको बेटर प्राइस मिलेगा और ये सारा काम उसकी फसल की लेन देन जो भी उसके साथ तय किया जाएगा रेट, वो ऑनलाइन मार्केटिंग ई ट्रेडिंग किसी वेबसाइट के जरिए, किसी वेब पोर्टल के जरिए ये सारा होगा। तो अब बात करेंगे हम इन जो फर्स्ट हमने बिल देखा है उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। सबसे तो पहले बात करेंगे कि जो एपीएमसी मंडीज हैं 7000 से ज़्यादा हैं इंडिया में, ये फिनिश हो जाएंगी। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है कि जो ये बात करते हैं कि आड़तियाज और मिडलमैन को हटाने की, कि अगर प्राइवेट मंडीज में जाएगा डायरेक्ट वो अपने ट्रेडर से बात करके वहाँ पर अपना फसल को बेच सकता है। बट आड़तियाज जो मिडलमैन है वो पहले एपीएमसी में गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस लेके काम कर रहा था, अब वो प्राइवेट मंडीज में भी आके बैठ सकता है, क्योंकि जो मिडलमैन है फार्मर्स खुद बोलता है कि जो मिडलमैन आड़तियाज है वो उसका एटीएम है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में वही उसको पैसे देता है फार्मर्स को। और बात करेंगे थर्ड डिसएडवांटेज की,
कि जो एपीएमसी मंडीज़ है उसमें बहुत से लोग काम करते हैं, मजदूर होते हैं, ठीक है, बोरियों को उठाने वाले लोग होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, आरतियाज होते हैं। कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 20 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे। उसके बाद जो एपीएमसी मंडी से फार्मर्स टैक्स देता था गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, और वो टैक्स गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट फार्मर्स की वेलफेयर के लिए कोई ना कोई स्कीम लेके आती थी। उसमें लॉस होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और फिफ्थ डिसएडवांटेज है इसका कि गवर्नमेंट बोल रही है कि बॉर्डर फ्री ट्रेड, ये तो पहले से ही था, इस पे गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। और इसके बाद बात करते हैं कि अदर स्टेट में जाके वो बेचेगा। आपको बता दूं कि 85% फार्मर्स इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। वो पहले ही अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए किसी रेंट पे ट्रैक्टर ट्राली लेके, जहाँ कोई भी व्हीकल लेके वो फार्मर्स अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाता है। और गवर्नमेंट बात कर रही है कि अदर स्टेट तक पहुंचाने की, वो तो उस किराए में ही मारा जाएगा। और उसकी अगर जाते जाते रास्ते में कोई बारिश होगी, उसकी फसल खराब हो गई, तो 2 हेक्टेयर वाला फार्मर्स तो बिल्कुल मारा जाएगा। सिक्स्थ इसका डिसएडवांटेज है एमएसपी। अगर एमएसपी प्राइवेट प्लेयर के अंडर में आ गई तो फार्मर्स को डर है कि उनको 5 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल के लिए उनको ये अच्छा प्राइस देंगे, उसके बाद वो इसको डाउन करेंगे 100%। जैसे कि हर मार्केट का फंडा है, प्राइवेट प्लेयर का फंडा है, क्योंकि उसको भी अपना प्रॉफिट देखना है। और जो एमएसपी है, सेवंथ इसका डिसएडवांटेज बात करेंगे कि एमएसपी को सिर्फ इंडिया में 6% फार्मर्स ही हैं जो इसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, और किसी भी फार्मर्स को ये नहीं पता कि एमएसपी है क्या। वो डायरेक्ट जाता है और अपनी फसल को बेच के आ जाता है। एट्थ की बात करेंगे, जो एमएसपी है उसके लिए कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं है, कोई एक्ट नहीं बना अभी तक। जब से हरी क्रांति आई हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, कोई भी रिटर्न गारंटी नहीं है। जब तक फार्मर्स को ये एमएसपी उनका लीगल राइट नहीं बनेगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि उनको बेनिफिट्स हो सके। और 10th बात करेंगे डिसएडवांटेज की, ई मार्केटिंग। इंडिया में ज़्यादातर फार्मर्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि कौन सी वेबसाइट पे जाएं, कौन सा वेब पोर्टल डाउनलोड करें, उसको कैसे यूज़ करें, ये समझ में नहीं आएगा क्यों। और ऑनलाइन मार्केटिंग वाला भी फंडा उनका फेल होगा। बात करेंगे सेकंड की, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसमें बात करी गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कॉन्ट्रैक्ट विद स्पॉन्सर की। जो फार्मर्स की ज़मीन होगी वहाँ पर फसल उगाने से पहले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा और उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे ठेका करेगा कि मैं तेरे को 1 से 5 साल के लिए इस ज़मीन का ठेका लेता हूँ, और कुछ भी उगाऊँ, कुछ भी काटूँ, उसको एक फिक्स्ड अमाउंट फार्मर्स को मिलती रहेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तो सेकंड है इसका SMF, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, उनके लिए इसमें एक्ट में एक सुविधा मिली हुई है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जो जिसके पास कम ज़मीन है, जैसे 2.5 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी के पास 3 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी के पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है, तो वो इन तीनों का एक क्लस्टर बना देगा, एक ग्रुप बना देगा,
जिसके बाद वो उनको एक फिक्स अमाउंट देगा और ये कॉन्ट्रैक्ट उनका 1 से 5 साल के लिए मैक्सिमम बनेगा और हर साल उसको फिक्स अमाउंट मिलती रहेगी। और ये सारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक रिटर्न गारंटी के साथ होगा, गवर्नमेंट के द्वारा, कानून के द्वारा गारंटी मिलेगी। उसके बाद इसमें भी उन्होंने मिडलमैन को हटाने की ज़रूरत की है और डायरेक्ट मार्केट की बात की है कि जो किस फार्मर है उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर के पास आए और ये कॉन्ट्रैक्ट करे आगे। बट जो मिडलमैन है यहाँ से नहीं हटने वाला। और इसमें एक डिस्प्यूट की भी सुविधा मिली है। अगर किसी भी वजह से फार्मर्स को कोई डिस्प्यूट हो जाता है पेमेंट में, कोई फसल में किसी भी वजह से, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाले CDM DC के पास जाके अपनी कंप्लेंट लिखा सकता है। इसकी बात करेंगे डिसएडवांटेज की। सेकंड जो हमारा बिल्स है उसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। गवर्नमेंट बात कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। जो पंजाब है उसमें 2002 से 2011 तक ये वाला बिल है पहले से ही चल रहा था, जो कि पंजाब गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी। और जब भी स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार चेंज हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला फार्मिंग का फंडा भी फेल होने लगा। तो इसीलिए फार्मर्स को डर है, छोटे फार्मर्स को, कि अगर किसी वजह से प्राइवेट प्लेयर को लॉस हो गया तो वो उसकी ज़मीन ना कब्जे में ले ले। और बात करेंगे कि डिस्प्यूट की। इंडिया में तो पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा चलता है और ये बड़े प्लेयर इन CDM DC वाले बंदों को खरीद सकते हैं और उस केस को अपने हक में बुलवा सकते हैं, और ये इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड बात करेंगे इसकी कि जो ग्राउंड वाटर है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में गेहूं और चावल की खेती हो रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत डाउन जा रहा है, सॉइल की क्वालिटी डाउन जा रही है। और फार्मर्स, गवर्नमेंट को ये डर है कि जो ग्राउंड वाटर है उसकी कोई दिक्कत ना आए, आने वाली जनरेशन के लिए भी सोच रहे हैं वो। इसीलिए वो इन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ठेका दे रहे हैं। बट वो अगर MSP 23 क्रॉप्स पे लागू कर दे तो फार्मर्स खुद से ही हर तरह की फसल उगाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो ज़मीन है सॉइल क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और ग्राउंड वाटर की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़्यादातर इस सेकंड बिल में ट्रेडर्स के फेवर में ही बात करी गई है। बात करेंगे थर्ड की, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये एक्ट पहले भी आ चुका था, इसको अमेंडमेंट किया गया है अब। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में आया था और ये एक्ट भी ट्रेडर्स की बात कर रहा है, उनके फेवर में ही बोल रहा है। इसमें पहले जो कमोडिटीज़ थी, पल्स हो गया, ऑयल सीड, ओनियन, पोटैटो, ये पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ में थी। मतलब कि कोई भी ट्रेडर है, कोई भी जो कमीशन एजेंट है, इन सभी कमोडिटीज़ का जो स्टॉक है जल्दी से जल्दी मार्केट में लाए, वरना उसका रेट डाउन जाएगा। उसका स्टॉक होल्डिंग नहीं कर सकता था, कुछ लिमिट रखी हुई थी कि इतने तक ही वो कोई स्टॉक है रख सकेगा। बट जो ये वाला एक्ट है इसको अमेंड कर दिया गया है और जो पल्स, ऑयल सीड, ओनियन, पोटैटो हैं इसको रिमूव कर दिया गया है इसेंशियल कमोडिटीज़ में से। अब जो ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट हैं, प्राइवेट प्लेयर हैं, उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो इनमें से किसी भी कमोडिटीज़ को स्टॉक होल्डिंग कर सकती हैं, अनलिमिटेड स्टॉक अपने पास रख सकती हैं। अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि
पहले तो ये ट्रेडर्स के हक में है, दूसरा जो इन्होंने ये कमोडिटीज़ हैं ये रिमूव कर दी, इससे नुकसान है। मतलब कि फार्मर्स फर्स्ट टाइम ट्रेडर्स के पास अपनी फसल बेच के आया और सेकंड साल फिर गया। फार्मर्स को यहाँ पे लॉस होगा जब वो सेकंड बार ट्रेडर्स के पास जाएगा। तब ट्रेडर्स बोलेगा कि मेरे पास पहले से ही स्टॉक पड़ा है, अगर रेट कम करेगा तो मैं तेरी फसल लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे सब फंडा काम करेगा जो फार्मर्स को डाउन करेगा, रेट को जो फार्मर्स को दबाएगा। इस में से सबसे बड़ा लॉस जो होने वाला है वो फार्मर्स का ही है। तो अब लगभग आपको तीनों बिल्स समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करेंगे कि कैसे कैसे सब रिएक्शन आने लगे जब ऑर्डिनेंस के रूप में ये बिल्स आए थे। तब फार्मर्स इतना गुस्से में नहीं थे। जो ऑर्डिनेंस अप्रूव करने की पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, और वो इसको इमरजेंसी के टाइम में, जब किसी कंट्री में इमरजेंसी का टाइम हो तो वो इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर सकता है। यहाँ पे मैं उनका नेगेटिव पॉइंट देखूंगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो तो पहले से ही पॉजिटिव ग्रोथ में चल रही है। आप चेक कर सकते हो जीडीपी को, 4% है जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर में चल रही है, जो कि पॉजिटिव ग्रोथ है। बट जब फार्मर्स खुद बोल रहा है कि एग्रीकल्चर पॉजिटिव ग्रोथ में जा रही है, मेरे को ये बिल नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट उन पे क्यों थोप रही है ये बिल। तो जो आर्टिकल है ऑर्डिनेंस जारी करने का, प्रेसिडेंट को ये आर्टिकल पावर देता है 123 कि वो इमरजेंसी के टाइम में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। कोरोना की वजह से ये जारी किया, बट यहाँ पे सरकार का नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो कि एग्रीकल्चर पहले से ही पॉजिटिव ग्रोथ में थी। जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, वो 5 जून 2020 को अप्रूव हुआ था। उसके बाद वो लोकसभा में से पास हो गया, जो कि बिल्स का रूप ले लिया उसने, ऑर्डिनेंस ने। अब मैं नेगेटिव बात करूँगा गवर्नमेंट की। वहाँ पे जब वो बिल्स पास होने के बाद राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा मेंबर्स की वोटिंग का टाइम था, तब उनके माइक बंद करवा दिए गए थे। तो ये पॉइंट फार्मर्स को बहुत गुस्सा करने वाला है। फार्मर्स के क्यों वहाँ पे वोटिंग के टाइम ये माइक बंद हुए, कोई रीज़न था, क्या रीज़न था, कुछ नहीं पता, अब तक कोई सबूत नहीं मिला इसका। जिसके बाद फार्मर्स का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने रेल रोको कैंपेन पंजाब से शुरू किया, जो कि 50 से 60 दिन तक चलता रहा, बट गवर्नमेंट के द्वारा कोई रिएक्शन नहीं था। उनके पास कोई नहीं आया उनकी बात सुनने के लिए। जिसके बाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उन पे साइन कर दिए, और वो ऑर्डिनेंस बनते बनते बिल्स बन गए, और बिल्स बनते बनते एक्ट का रूप ले गए। उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। जिसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने इन तीनों फार्म्स बिल के अगेंस्ट में 3 फार्म बिल्स एग्रीकल्चर के लिए पास कर दिए, जो कि इसके एंटी थे। कोई भी इसके बाद जो बिल्स पास हुए हैं, तो प्राइवेट प्लेयर है पंजाब में एंटर नहीं करेगा, और उस पर टैक्स लगेगा अगर वो ऑनलाइन मार्केटिंग करेगा तब भी, अगर अपनी प्राइवेट मंडी खोलेगा तब भी। उसके बाद हरसिमरत कौर बादल, जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थी, उन्होंने अपनी यूनियन मिनिस्ट्री उनके पास थी, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उससे रिज़ाइन दे दिया। पंजाब में फार्मर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगे। उसके बाद हरियाणा से, मध्य प्रदेश से भी अनाउंसमेंट आ गई उनके सीएम्स की कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर एंटर ना करें। बस
उसके बाद तो उन्होंने, जब गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने रेल रोको कैंपेन को स्टॉप करा और दिल्ली चलो कैंपेन स्टार्ट किया, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होने थे 26 और 27 नवंबर को। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जा रहा था, संविधान दिवस मनाया जा रहा था, और दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। NH-44 के जरिए, जो हमारा, जिसका पहला नाम था पुराना NH-1, चंडीगढ़ अम्बाला से होता हुआ दिल्ली में एंटर होता था, और एक था NH-9 जो कि बठिंडा से डाबावाली से होता हुआ दिल्ली में आता था। इन दोनों मार्गों के जरिए से वो दिल्ली पहुंचने लगे, और उसके बाद जब वो हरियाणा बॉर्डर तक पहुंचे तब हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड, टीयर गैस, वाटर कैनन से उनको रोकने की कोशिश की, बट उनको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जब से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो अब उनको क्यों रोका जा रहा है? और हरियाणा पुलिस ने उनको रोकने के लिए 288 और 144 धारा भी लगाई, पर उनको रोकने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद जो प्रोटेस्ट है बहुत उग्र हो गया, बहुत ही भयंकर होने लगा काम, और जिसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। दिल्ली पुलिस को बोला कि इनको ना रोका जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट है बहुत उग्र हो रहा है, जिसकी वजह से दंगे फसाद हो सकते हैं, कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे है और ये सुर्खियों में ना बने। जिसके बाद उनको निरंकारी ग्राउंड बुरारी में है, वहाँ पे स्टे मिली, और साथ ही साथ अब फार्मर्स को फॉरेन कंट्रियों से भी सपोर्ट मिल रहा है। USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया में भी फार्मर्स के जो 3 बिल्स बने हैं उनके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, और 30 से ज़्यादा प्लेयरों ने भी ओलंपिक प्लेयर हैं, ओलंपिक्स में मेडल जीत चुके हैं बाकायदा, और भी अर्जुन अवार्डी कुछ और प्लेयर हैं जिन्होंने अपने अवार्ड वापस कर दिए हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, आप उससे सहमत हो या नहीं हो। सरकार को गलत ठहराने वाले पॉइंट बोलूँगा कुछ। तो CAA NRC के खिलाफ आवाज़ उठाए तो कोई वो गुमराह, कॉलेज फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो गुमराह, लव जिहाद के नाम पर तो वो गुमराह, किसान आवाज़ उठाए तो वो गुमराह, बेरोजगार नौकरी के लिए आवाज़ उठाए तो वो गुमराह, वो भटके हुए। ठीक है, आप एक बात बताओ, पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियन बन गए, बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन बनेगा, एक्टर के बच्चे एक्टर बनेंगे, बट किसान के बच्चे किसान क्यों नहीं बनना चाहते? आपसे ये क्वेश्चन है गवर्नमेंट सरकार से, सेंट्रल सरकार से। ये क्वेश्चन है मेरा कि किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं बनना चाहता, मजदूर का बच्चा मजदूर क्यों नहीं बनना चाहता, ये रीज़न बता दो। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उससे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इतना शेयर कर दो कि उस सेंटर में बैठे मिनिस्टरों तक पहुंच जाए ये वीडियो। तो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।